बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th है हमारी, सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और चैप्टर नंबर है सेकंड, दो ध्रुवीयता का अंत। तो बेसिकली आपके लिए इस चैप्टर के लिए एक एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी बना दी गई थी। अब इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित जितने भी नए विषय हैं, जितने भी न्यू एडिड टॉपिक्स हैं, उन सभी को हम इसमें देखने वाले हैं। अब वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है अफगानिस्तान के बारे में। ठीक है, एक तो अफगानिस्तान में सैनिक तख्तापलट वगैरह कैसे होते थे उसके बारे में है, और फिर सोवियत संघ ने जब हस्तक्षेप किया था 1979 में, उसके बाद सोवियत संघ कैसे विघटित हुआ और इसने क्या किया था वहां पे, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर खाड़ी युद्ध जो हुए थे इनके बारे में, सोवियत संघ का विघटन जब हो गया तब CIS यानी कि स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल इसका निर्माण हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन अरब क्रांति यानी कि अरब स्प्रिंग, इसके बारे में हमें न्यू एडिट टॉपिक से संबंधित कोई भी डाउट कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे सीधा इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आईडी हमारी ये है। ठीक है, शुरुआत करते हैं टॉपिक नंबर 1 जो कि है अफगानिस्तान। तो बेसिकली अगर मैं आपको अफगानिस्तान की लोकेशन यहाँ पे बताना चाहूँ तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ नीचे भारत है, भारत के ऊपर क्या है, पाकिस्तान, और ठीक पाकिस्तान के ऊपर है अफगानिस्तान। बेसिकली अफगानिस्तान जो है से अफगानों की भूमि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान दो शब्दों से मिलकर बना है, अफगान प्लस स्थान यानी कि अफगानों की भूमि। यहाँ की जो राजधानी है वो काबुल है, और ये जो जगह है वो इस देश की सबसे बड़ी जगह है, सबसे बड़ा शहर है बेसिकली। ठीक है, या अगर हम यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 42% पश्तून रहते हैं, 27% ताजिक रहते हैं। बस ये दो याद रख लो, बाकी के बहुत कम है तो इनको याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। तो याद रखना, 42% पश्तून, 27 ताजिक। यहाँ की अगर हम धर्म की बात करें तो 99.7%, यानी कि अगर वहां पे 100 लोग हैं तो 100 में से 100 नहीं, 1000 मान लेते हैं, अगर 1000 लोग हैं तो उसमें से 9,970 लोग इस्लाम धर्म के हैं। बाकी 30 जो है वो अन्य लोगों के। ये 30 पता है कैसे होंगे कि किसी धार्मिक चीज से संबंधित होंगे या कोई अधिकारी होंगे, इस तरीके से होंगे। बाकी जनता वहां पे मुश्किल ये रहती है क्योंकि जहाँ पे अल्पसंख्यक होते हैं, सिंपल सी बात है, वहाँ पे उनका कहीं न कहीं अगर शासन लोकतंत्र नहीं है, तो उनका शोषण हो रहा होता है। ठीक है? मुद्रा की बात कर लें तो जैसे इंडिया के पास अपना रुपया है, वैसे ही इनके पास अपना रुपया यानी कि अफ़गान। ये 1934 में लीग ऑफ नेशन जब बना था, ठीक है? द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए ये उसका भी सदस्य था, और जब ये खत्म होने के बाद इसका उत्तराधिकारी यूएनओ बना, तब भी ये उसका सदस्य था। अब यहाँ पे बात आती है इसके भौगोलिक स्थिति। तो बेसिकली अफ़गानिस्तान जो है वो एक, हालाँकि है तो ज़मीन से घिरा हुआ, लेकिन इसकी ज़मीन जो है वो उपजाऊ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पर्वतमालाएँ आपको देखने को मिलेंगी, हालाँकि इसको सुरक्षा भी करती हैं, लेकिन इसी की वजह से भूमि यहाँ पे उपजाऊ नहीं हो पाती है और खाद्यान्न का संकट भी कई बार देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये जो रेखा है, ठीक है? विभाजन के प्रति कोई जो दर्शा रही है, इस रेखा को कहते हैं डूरंड रेखा, ठीक है? और इस रेखा को 1896 में एक समझौते के द्वारा इन दोनों देशों ने स्वीकार किया था। जैसे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब विभाजन हुआ तो एक रेखा खींची गई थी, वैसे ही रेड क्लिफ, ठीक वैसे ही अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये रेखा है डूरंड रेखा। अब बारी आती है कहानी की शुरुआत की, कि किस तरीके से यहाँ पे जो कहानी है वो शुरू हुई। तो बेसिकली यहाँ पे एक शासक थे जिनका नाम था मोहम्मद जाहिर शाह। इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1914 को काबुल में ही, यानी कि अफगानिस्तान की राजधानी में, और मृत्यु भी राजधानी में ही हुई थी 22 जुलाई 2000। ये चीजें आपको विकिपीडिया पे देखने को मिल जाएगी। इन्होंने लगभग 40 सालों तक यानी कि 33 से 73, 1933 से 1973 तक शासन किया था। इन्होंने अपने शासन काल में अफगानिस्तान को औद्योगिकरण, व्यापारीकरण, इसके लिए बहुत सारी नीतियां चलाई। साथ ही साथ इन्होंने महिलाओं को और शिक्षा अधिक प्रदान करने पर ध्यान दिया, महिलाओं को वयस्क मताधिकार देने का इन्होंने अभियान चलाए, जनता को राजनीतिक अधिकार देने के इन्होंने प्रयास किए और भी कई सुधार किए। इन सुधारों को प्रभावित होकर जनता इन्होंने सपोर्ट भी, लेकिन होता है ना कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका विरोध भी किया जा रहा था, तो विरोध किया जा रहा था। उसके बाद इन्हीं के परिवार से दाऊद खान नामक एक व्यक्ति ने 1973 में सैन्य मतलब इन्होंने तख्तापलट कर दिया, यानी कि सत्ता अब इनके हाथ में आ गई। लेकिन इनकी भी सत्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चली, इनकी सत्ता को छीन लिया कम्युनिस्ट पार्टी ने 1978 तक। ठीक है, यानी कि 1973 में दाऊद खान बने और 1978 में दाऊद खान को हटा के कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। अब बेसिकली हुआ यहाँ पे ये कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, ये बहुत सारे यहाँ पे सुधार कर रही थी, ठीक है? लेकिन ये सुधार जो आम जनता थी
और जो जिनके पास थोड़े बहुत खेत वगैरह थे, वो इनसे काफ़ी परेशान हो रहे थे क्योंकि यहाँ के ये जो लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी, ये ज़मीन से संबंधित को सुधार करना चाहते थे जिसका विरोध वहाँ की जनता ने किया और जब विरोध हुआ, संघर्ष हुआ, तो यहाँ पे एक पार्टी का नाम आता है पीडीपीए, जिसका नाम है पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफ़गानिस्तान। इस पार्टी ने मदद माँगी कि इस संघर्ष को आप रोको। किससे मदद माँगी? सोवियत संघ से। तो पीडीए ने यूएसएसआर से मदद माँगी और उसे सोवियत संघ के द्वारा सहायता भी की। तो अब कहानी आ जाती है कि सोवियत संघ ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया। देखो, इससे पहले अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप करने से पहले वहाँ की क्या दशा थी, उसके बारे में समझ में आ गया कि कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, वो यहाँ पे भूमि से संबंधित और भी बहुत सारे कानूनी सुधार कर रही थी, जिसका विरोध जनता ने किया, बहुत सारे संघर्ष चलने लगे, आंदोलन चलने लगे, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी अपने सरकार के रहते हुए उसे नहीं संभाल सकती। तब इसने जाके जो पीडीए है, ठीक है? पीडीए ने यूएसएसआर से मदद माँगी। तो अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप 1979 से 89। इसने 24 दिसंबर 1979 को 40वीं सोवियत आर्मी की अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप के साथ सोवियत नेता लियोनिद ब्रेज़नेविक के द्वारा किए गए परिणामस्वरूप यूएसएसआर की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। बेसिकली यूएसएसआर की 40वीं सोवियत आर्मी ने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, ठीक है? कब किया? 1979 में 24 दिसंबर। और नेता कौन थे उस टाइम पे? सोवियत नेता थे लियोनिद ब्रेज़नेविक। तो बेसिकली हुआ ये कि जब सैनिक वहाँ पे इन्होंने भेज दिए और आपको ये भी पता होगा कि 1970 के दशक में वो जो शॉक थेरेपी थी, शॉक थेरेपी नहीं, सोवियत प्रणाली, वो भी कमज़ोर होती जा रही थी। तो सोवियत प्रणाली के खत्म होने का, सोवियत संगठन के विघटन होने का ये भी कारण रहा क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी कमज़ोर होती चली गई थी इस हस्तक्षेप की वजह से। आगे क्या हुआ? जब सोवियत संघ ने हस्तक्षेप किया तो इसका अफ़गानिस्तान के जो मूल लोग थे, उन्होंने भी इनका विरोध किया। साथ ही साथ जो बाकी के मुस्लिम देश थे, उन्होंने विरोध किया और कहा कि जब मतलब कि ये उनकी अपनी समस्याएँ हैं, सोवियत संघ उसमें क्यों अपनी मतलब कि वहाँ पे सेना भेज रहा है। तो मुस्लिम देशों ने भी किया। साथ ही साथ यूएनओ ने भी इसका विरोध किया। इवन अमेरिका, ये तो इसका विरोधी था, ये तो विरोध करेगा ही करेगा, सिंपल है। तो अमेरिका ने भी विरोध किया। लेकिन इतना जब विरोध हो रहा था वैश्विक स्तर पर, फिर भी इसने अपने काम को करना नहीं छोड़ा। बहुत से अफ़गानिस्तान के शहरों को इस तरह को इसने अपने कब्ज़े में ले लिया। फिर जो लोग अफ़गानिस्तान में सोवियत संघ के सरकार के खिलाफ, मतलब सोवियत संघ की जो सैनिक अभियान था, इसके खिलाफ और सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, रैलियाँ निकाल रहे थे, अभियान कर रहे थे, वो सभी विद्रोही इकट्ठे हो गए और उन्होंने इसे एक धार्मिक युद्ध कहा और इस धार्मिक युद्ध में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाले को मुजाहिदीन कहा जाता है। क्या कहते थे? मुजाहिदीन, यानी कि सोवियत संघ की जो सैनिक अभियान था उसके खिलाफ लड़ने वालों को क्या कहते थे? मुजाहिदीन। अब हुआ कुछ यूँ कि ये जो मुजाहिदीन लोग थे, इनको समर्थन मिला। किससे समर्थन मिला? पाकिस्तान से, अमेरिका से, चीन से, सऊदी अरब थे और जो बाकी के अन्य मुस्लिम देश थे, उन्हें उनके द्वारा समर्थन मिला। किसको? मुजाहिदीनों को। क्योंकि वो सब चाहते थे कि ये जो सोवियत संघ है, वो वापस लौट जाए। अब ये जो मुजाहिदीन थे, इन्होंने बहुत तरीके से, बहुत सारी युद्ध पद्धति से और रणनीतियों से सोवियत संघ की जो सेना थी, उसका सामना किया। एक पद्धति का नाम आता है यहाँ पे गुरिल्ला पद्धति। ये क्या होती है? एक तरीके से छिपकर वार करना, ठीक है? पहाड़ी इलाके में, किसी घाटी में छिपकर वार करना। अब यहाँ पे जो मिखाइल गोर्बाचेव थे, जब ये आपको पता है कि 1985 में ये सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तो इन्होंने बहुत से सुधारों को लागू किया था। एक सुधार इन्होंने ये भी किया था कि 1989 में इन्होंने अपनी सेना को वापस बुलाया और ये घोषणा कर दी कि बिना किसी वजह से सोवियत संघ की सेना किसी अन्य देश में नहीं जाएगी या नहीं भेजी जाएगी, ठीक है? बिना किसी वजह के। युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो युद्ध का परिणाम ये हुआ कि लाखों अफ़गानी जो थे, वो एक शरणार्थी का जीवन जीने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि जो इस युद्ध की मार को नहीं झेल सकते थे, वो जाके दूसरे देश में चले गए, बसने लगे। तो शरणार्थियों की समस्या सामने आई। साथ ही साथ लाखों की संख्या में अफ़गानी मारे गए और भी बहुत सारे परिणाम हैं। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, वो काफ़ी कमज़ोर हो गई। सोवियत संघ सैनिक मामले में, हथियारों के मामले में काफ़ी कमज़ोर होता चला गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी हैं।
तो ये है हमारा अफ़गानिस्तान से संबंधित ये पूरा का पूरा आज का टॉपिक। तो एक टॉपिक अफ़गानिस्तान के बारे में ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सबसे पहले अफ़गानिस्तान के बारे में हमने छोटी-छोटी विशेषताओं को समझा। उसके बाद किस तरीके से यूएसएसआर ने इसमें हस्तक्षेप किया, देन यहाँ पे क्या इसके परिणाम निकले वो भी हमने यहाँ पे समझा। ठीक है? अगर कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। अब समझते हैं अगला प्रथम खाड़ी युद्ध। सेकंड टॉपिक प्रथम खाड़ी युद्ध। प्रथम खाड़ी युद्ध संबंधित है बेसिकली इराक और कुवैत से संबंधित। तो बेसिकली आप यहाँ पे ये मैप जो देखोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे ये इराक है, ठीक है? ये इराक है और यहाँ पे ये कुवैत है। इसको ऊपर करते हैं। इराक ये है, कुवैत ये है। तो बेसिकली एक तरीके से कहते हैं काफ़ी पास-पास के ये एरिये हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इराक जो था, इसने कुवैत पे हमला किया 1990 में और यहाँ पे अपना कब्ज़ा जमा लिया, ठीक है? कब्ज़ा क्यों जमाया, इसका कोई रीज़न आपकी बुक में नहीं दे रखा है। तो बेसिकली हुआ कुछ यूँ कि यूएनओ जो था, इसने कुवैत को समझाने की इराक को समझाने की बहुत सी कोशिशें की, राजनयिक कोशिशें की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन इराक फिर भी इस मामले को नहीं छोड़ना चाहता था, वो कुवैत पर अपना कब्ज़ा जमा के रखना। तब यूएनओ ने मजबूरन अपना एक नाटकीय फैसला यहाँ पे सुनाया और कहा कि उसे वहाँ से हटाने के लिए बल का उपयोग किया जाए। ठीक है? यूएनओ ने फैसला सुनाया। अब ये जो पूरी कहानी है, इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया, यूएनओ ने घोषणा कर दी कि बल प्रयोग कर सकते हैं। तो इसी कहानी को अमेरिकी राष्ट्रपति जिनका नाम था जॉर्ज बुश उस दौरान, तो इन्होंने इस प्रक्रिया को एक नई विश्व व्यवस्था का नाम दे दिया। ठीक है? तो नई विश्व व्यवस्था क्या है? इराक द्वारा कुवैत पर हमला कर देना, यूएनओ के द्वारा समझाए जाने पर ना समझना, फिर यूएनओ का नाटकीय फैसला आना कि बल प्रयोग की अनुमति हम देते हैं। इसी को जॉर्ज बुश ने नई विश्व व्यवस्था की संज्ञा दे दी। अब यहाँ पे हुआ क्या? बेसिकली इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जो थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि ये जो जंग होने वाली है, ये जो युद्ध होने वाला है यूएनओ का, मतलब यहाँ पे जो सेना भेजी जाएगी, ठीक है? ये एक एक जंगों मतलब 100 जंगों की एक जंग, यानी कि हमारी जो 100 जंगें होंगी, उन 100 जंगों का एक जंग ये होने वाली है। यानी कि अगर हम 100 लड़ाइयाँ लड़ेंगे, तो उन 100 लड़ाइयों के बराबर हमारी ये एक लड़ाई होने वाली है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे अहम बात ये निकल के सामने आई कि जब वहाँ पे हमला किया गया, ठीक है? बहुत सारे देश की सेनाओं ने मिलकर, जिसमें अहम थी अमेरिका, लगभग 70% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे, ठीक है? तो जब हमला किया गया अमेरिका के साथ में अन्य देशों ने मिलकर, तो इराक की सेना को पीछे हटना पड़ा और मजबूरन उसे कुवैत को छोड़ना पड़ा। अब ये जो सैनिक अभियान चला था, इसके जो प्रमुख थे वो थे अमेरिकी जनरल जिनका नाम था नॉर्मन स्वाज़काव। ठीक है? याद रखेंगे कि इराक पर जो सैन्य अभियान चलाया गया था कुवैत से मुक्त कराने के लिए, उसके सैन्य अभियान के प्रमुख कौन थे? अमेरिकी जनरल नॉर्मन स्वाज़काव। अब यहाँ पर जो सेना भेजी गई थी, बेसिकली ये जो सेना थी, इसमें 34 देशों की मिली-जुली सेना थी। देखो 34 देशों की मिली-जुली सेना थी, जिसमें से भी लगभग 75% जो सैनिक थे वो अमेरिका के थे। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका ही कुवैत को इराक से मुक्त कराना चाहता। ठीक है? लगभग 66 लाख सैनिक जो थे वो कुवैत को मुक्त कराने के लिए कुवैत को मुक्त कराने के लिए इराक पर उन्होंने हमला बोला। ठीक है? अब ये जो अभियान चला, इस अभियान के कुछ परिणाम भी निकले। क्या परिणाम निकले? सबसे पहले तो युद्ध को कई अन्य नामों से भी जाना जाने लगा। जैसे कि सबसे पहला प्रथम खाड़ी युद्ध, ठीक है? तो प्रथम खाड़ी क्या है? युद्ध क्या है समझ गए। दूसरा नाम था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। दूसरा नाम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। एक हद तक इसे हम अमेरिकी सैन्य अभियान भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इसमें जो सेना गई थी, लगभग 66 लाख जो सैनिक गए थे, उसमें लगभग 75% जो सैनिक थे वो अमेरिकी थे और इस सैन्य अभियान के प्रमुख अमेरिका के जनरल नॉर्मन स्वाज़काव थे। एक तरीके से अमेरिकी अभियान भी था। अमेरिका के द्वारा इस युद्ध में स्मार्ट बमों का उपयोग किया गया और इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी गई। बेसिकली अमेरिका के पास बहुत ही ज़्यादा प्रकार के बम थे, तो उसने बहुत सारे जो विस्फोटक थे वो यहाँ पे यूज़ किए जो कि स्मार्ट थे। तो इसीलिए इसे स्मार्ट बम मतलब कि स्मार्ट बमों का उपयोग किया, कंप्यूटर युद्ध की इसे संज्ञा दी गई। ये जो युद्ध हो रहा था इराक
जो कुवैत पर इराक ने कब्जा कर लिया था उसको छुड़ाने के लिए। तो इस युद्ध का लाइव प्रसारण किया गया था। जैसे आज को हम देखते हैं तो यूक्रेन और जो रूस है इसके बीच में जो युद्ध चलता रहता था और अभी भी चल ही रहा है, तो उसका लाइव प्रसारण होता रहता है। तो ऐसे ही उस समय प्रथम खाड़ी युद्ध था। इराक, कुवैत और अमीर जो ये अभियान चला था इसके बाद। तो इसीलिए इसे वीडियो गेम वॉर ऐसा लगता है जैसे हम वीडियो में एक गेम देख रहे हैं, यानी कि हम खुद ही गेम को एक वीडियो के जैसे खेलने की तरीके। उसके बाद अमेरिका जो था, उससे इस युद्ध से काफ़ी मुनाफ़ा हुआ। क्यों मुनाफ़ा हुआ भाई? क्योंकि अमेरिका ने इस युद्ध में जितनी अपनी सेनाएँ भेजी, जितना अपना खर्चा किया था, उससे कहीं ज़्यादा जर्मनी, जापान और सऊदी अरब जैसे देशों ने इसे आर्थिक और सैनिक सहायता भी दी थी। तो एक तरीके से प्रथम खाड़ी युद्ध में अमेरिका को घाटा नहीं बल्कि मुनाफ़ा हुआ था। ठीक है? तो प्रथम खाड़ी युद्ध क्या है? और ये खाड़ी युद्ध के क्या परिणाम निकले, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है? आप पहले यहाँ पे देख सकते हैं, देन उसके बाद ये वाला। अब ये युद्ध जो चलो हम मानते हैं कि खत्म हो गया। अब दूसरा आ जाता है ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, जिसे हम द्वितीय खाड़ी युद्ध भी कह सकते हैं, ठीक है? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, तो ये क्या था? जब 19 मार्च को 2003 में अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया, ठीक है? देखो, पहले क्या था कि कुवैत जो था, इसको आज़ाद कराने के लिए अमेरिका ने अभियान चलाया, जिसमें मतलब यूएनओ ने अभियान चलाया जिसमें 34 देश शामिल थे। अब क्या हुआ कि जब इराक इराक से कुवैत को मुक्त करवा लिया, तो अब यहाँ पे 19 मार्च 2003 को अमेरिका ने इराक पे पर्सनली हमला बोल दिया, सैन्य हमला बोल दिया। बेसिकली अमेरिकी अगुवाई वाले एक संगठन जिसका नाम था कोalition ऑफ विलिंग्स, यानी कि आकांक्षियों की महाजोट। इसमें लगभग 40 से ज़्यादा देश शामिल हुए थे। बेसिकली ये जो अमेरिका ने इराक पर हमला किया था, इसमें लगभग 40 देश शामिल थे। लेकिन इस हमले के बारे में यूएनओ को पता भी नहीं था और ना ही तो यूएनओ कभी भी इस इराक पर हमले की अनुमति देता और अनुमति नहीं भी दी थी जब पता चला। बेसिकली यहाँ पे जो कारण था, अमेरिका ने विश्व भर में जताने के लिए, यूएनओ को बताने के लिए कि हमने हमला क्यों किया है, तो बेसिकली दिखावे के लिए इन्होंने ये कहा कि इराक जो है, वो सामूहिक संहार के लिए हथियार बना रहा है। ठीक है? और इसे रोकने के लिए हम इस पे हमला कर रहे हैं। लेकिन जब हमले के बाद में ये देखा गया, जब उसका परीक्षण किया गया, निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर किसी भी सामूहिक संघार के हथियार से संबंधित हमें कुछ भी प्रमाण नहीं मिले। अब इसका प्रमुख उद्देश्य अमेरिका का क्या था? अमेरिका जो था, वो इराक के तेल भंडार पर नियंत्रण करना चाहता था। साथ ही साथ इराक में अपनी एक मनपसंद सरकार कायम करना। तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम था, इसमें अमेरिका अपने पर्सनली यूज़ के लिए, ठीक है, इराक पर हमला कर रहा था, उसके तेल भंडारों को यूज़ कर सके, पे कब्जा कर सके और इराक में इवन अपनी सरकार भी स्थापित कर सके, ये सारी चीज़ों के लिए इसने हमला किया। लेकिन दिखावे के लिए क्या कहा कि इराक जो है, वो स्वामी संघार के लिए हथियार बना रहे हैं, इसलिए हम हमला कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक में ऐसा नहीं, जो कि मैंने आपको समझा दिया। अब आगे क्या होता है इस कहानी में, अब इसके परिणाम को बेसिकली समझ लेते हैं कि आखिर ये जब इराक पे हमला कर दिया, ठीक है? तेल भंडार को कब्जाने के लिए और सरकार स्थापित कर, तो हमला हमला तो इसका सफल हुआ, लेकिन अमेरिका जो कि उस दौरान एक महाशक्ति था, इसने इराक में शांति स्थापना नहीं कर पाई, कानूनी व्यवस्था नहीं बना। क्योंकि जो इराकी मूल के लोग थे, उन्होंने इसकी सरकार का विरोध किया और ये इस विरोध को पूरी तरीके से रोक नहीं पाई, वहाँ पे शांति स्थापित नहीं कर पाई, कानून व्यवस्था को स्थापित नहीं कर पाई अमेरिकी सरकार। इराक में अमेरिका के खिलाफ एक पूर्ण व्यापी विद्रोह, यानी कि जब अमेरिका ने इराक पे हमला कर दिया, उस पे कब्जा भी कर लिया, तब वहाँ के इराकी मूल के जो लोग थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे विद्रोह शुरू कर दिया और इस विद्रोह के दौरान अमेरिका को कहीं न कहीं कमज़ोर होकर वापस भी आना पड़ा। अब ये जो पूरी प्रक्रिया रही थी, इसमें लगभग 3000 से ज़्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए थे, जबकि इराक के सैनिक जो थे वो बहुत अधिक संख्या में मारे गए। ठीक है? परिणाम में क्या लिख देंगे? लगभग 3000 अमेरिकी सैनिक और इराक के बहुत से सैनिक मारे गए। अब यहाँ पे एक अनुमान के अनुसार ये भी बताया जाता है कि अमेरिकी हमले के बाद लगभग 50,000 नागरिक, देखो सैनिक तो अलग हैं इराक के, ठीक है? सैनिक तो इराक के अलग हैं, लेकिन 50,000 नागरिक, अनुमान है ये कि लगभग 50,000 नागरिक भी मारे गए थे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं
इस बात को दर्शाती हैं कि ऑपरेशन इराकी फ्रीडम एक तरीके से अमेरिका की जो कमजोरी है, उसको यहाँ पे दर्शाता है, ठीक है? तो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम क्या है? खाड़ी युद्ध क्या है? ये दोनों इसी से ही संबंधित है। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है? तो ये हो गया हमारा प्रथम खाड़ी युद्ध और उसके बाद ये हो गया हमारा ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। देन ये कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ पे। कोई क्वेरी, क्वेश्चन, डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है मुझे। अब समझते हैं अपना अगला टॉपिक। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल यानी कि CIS, इसे इंग्लिश में कहते हैं कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इसका निर्माण हुआ। तो बेसिकली देखो ये इसका फ्लैग है इस तरीके का। इसकी स्थापना जो थी वो जब यूएसएसआर का विघटन हो गया 1991 में, दिसंबर 1991 में, तब इसकी स्थापना हुई। बेसिकली ये जो इस CIS है इसका मुख्यालय था मिन्स्क, बेलारूस। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अभी बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, यहाँ पे ये रहा रूस, ठीक है? ये रूस है यहाँ पे, एक सेकेंड, हाँ ये रहा बेलारूस, ठीक है? ये है इसका बेलारूस, यहाँ पे इसका मुख्यालय बेसिकली बड़े करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखो बेलारूस है, यहाँ पे है इसका मुख्यालय, इसका CIS का। इसके संस्थापक राज्यों की बात करें तो बेलारूस, रूस और यूक्रेन। CIS की स्थापना में जो मुख्य संस्थापक देश थे उसमें बेलारूस, रूस और यूक्रेन सम्मिलित। अब ये कार्य कैसे करता है CIS? तो इसका अपना खुद का एक CIS चार्टर है, उसके आधार पर ये अपनी गतिविधियों को अंजाम देता है। इसका उद्देश्य क्या है बेसिकली CIS के बनने का? तो जब सोवियत संघ विघटित हो गया था तो आपको पता है ये 15 गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। तो उन सभी में शांति स्थापना करने के लिए, आपसी एकता बनाए रखने के लिए, एक दूसरे की सहायता करने के लिए, व्यापार की नीतियों को बढ़ावा देने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए, इनकी शस्त्रों को कम करने के लिए ये काम कार्य करता है। अब देखो CIS में केवल ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ के जो 15 गणराज्य थे वही शामिल थे, इसमें अन्य देश भी शामिल थे, ठीक है? तो अभी हम आगे समझेंगे वो देश कौन-कौन से थे। तो याद रखना कब स्थापना हुई? यूएसएसआर के विघटन के बाद। मुख्यालय कहाँ है? मिन्स्क, रूस। संस्थापक राज्य कौन-कौन से हैं? बेलारूस, रूस, यूक्रेन है। कार्य कैसे करता है? तो इनका खुद का एक CIS चार्टर है जिसके आधार पे करता है। उद्देश्य क्या है? तो CIS में सम्मिलित जो देश हैं उनके बीच में शांति स्थापना करना, अपनी आपसी एकता को बनाए रखना, एक दूसरे की सहायता करना, व्यापार को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कार्य करना और निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना। 1-2 पॉइंट और हैं इसके। इसमें जो है, अगर इसके हम अभी वर्तमान सदस्यों की बात कर लें, तो इसमें रूस, बेलारूस और यूक्रेन ये सम्मिलित है। इसमें अर्मेनिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, किर्गिस्तान, मोल्दोवा, इस तरीके से और भी यहाँ पे सम्मिलित है। एक बार मैं आपको इस मैप में दिखा देता हूँ कि कहाँ-कहाँ पे कौन-कौन से, ठीक है? तो देखो ये बेलारूस है, यूक्रेन है, यहाँ पे देखो ये कजाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भी यहाँ पे बहुत से देश हैं जो कि इसमें सम्मिलित थे। इसमें यूएसएसआर के गणराज्यों के अलावा जो अल्मा अता प्रोटोकॉल, ठीक है? एक तो CIS चार्टर था, उसके अलावा दूसरा यहाँ पे बना था अल्मा अता प्रोटोकॉल। इस पे हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी देश इसमें शामिल हो सकता है, CIS में, ठीक है? बेसिकली एक तरीके से जिस तरीके से CIS का कार्य के लिए अपना एक चार्टर था, उसी तरीके से इस देश में सम्मिलित होने के लिए, इस संगठन में सम्मिलित होने के लिए इनका अपना एक दस्तावेज है, एक तरीके से अल्मा अता प्रोटोकॉल है। इस पे हस्ताक्षर करो और आप इसमें शामिल हो जाओ, ठीक है? तो बेसिकली इसके बारे में आपको कोई ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, बस 2 से 3 पॉइंट याद रखने हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दिए। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा ही टॉपिक। कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अब आता है हमारा सबसे आखिरी और थोड़ा-सा बड़ा टॉपिक, जो कि है अरब स्प्रिंग यानी कि अरब क्रांति। तो बेसिकली ये इस अरब क्रांति में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। इसका नाम था मोहम्मद बाऊदी। बेसिकली ये जो क्रांति थी, वो ट्यूनीशिया के सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी ट्यूनीशिया में, ठीक है? जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये ट्यूनीशिया है, यहाँ पे शुरुआत हुई थी। उसके बाद ये अन्य अफ्रीकी तथा मध्य एशियाई देशों में फैल गया, जैसे कि मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सीरिया, लेबनान
और इज़राइल है, जॉर्डन है, इराक है, कुवैत, बहरीन, कतार, सऊदी अरेबिया और ईरान इस तरीके से, और ओमान भी इवन। तो ऐसे बहुत से जो मध्य एशिया या अफ्रीकी देश थे जिसमें ये विद्रोह फैला था। अब कैसे फैला, क्या इसकी कहानी थी, इसे समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें मोहम्मद बाऊजी के बारे में समझना। तो इनका जन्म जो है वो 29 मार्च 1984 को एक काफ़ी एक गरीब परिवार में होता है। और देश क्या है? ट्यूनीशिया, सिंपल सी बात है, जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और बेसिकली ये जो ट्यूनीशिया है वो अफ्रीकी महाद्वीप का एक छोटा-सा देश है। जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया, ये अफ्रीका महाद्वीप का, यहाँ पे देख सकते हैं, ये ट्यूनीशिया देश है, ठीक है? तो जन्म कब हुआ था? 29 मार्च 1984 को, और किस परिवार में? काफ़ी गरीब परिवार में। लगभग 3 साल की उम्र में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। बहुत ही इनके लिए एक तरीके से दर्द भरा इनका बचपन रहा, क्योंकि 3 साल में पिता के सर का छाया, पिता का हाथ का जो छाया होती है, वो चली गई इनके सर से। फिर क्या हुआ कि लगभग 10 वर्ष की उम्र के बाद इन्होंने पढ़ाई वगैरह को छोड़ के फल बेचने का काम इन्होंने शुरू कर दिया, ठीक है? ये फल के एक विक्रेता बन गए, क्योंकि इनके पास आय का कोई स्रोत तो था ही नहीं। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे ट्यूनीशिया के, उनका नाम था जेन अली अब्दिन बेन अली। बेसिकली आप ये याद रखो, बेन अली इनका नाम था, ठीक है? इनका शासन लगभग 1987 से चला आ रहा है। ये व्यक्ति हैं वो। ट्यूनीशिया की जो सरकार थी वो एक तरीके से तानाशाह सरकार थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीडिया पर सेंसरशिप लगी थी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि यदि आपको सरकार के बारे में कुछ भी छापना है, तो उससे पहले सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है? लोगों के साथ यहाँ पे अत्याचार हो रहा था, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा था, अधिकार भी ज़्यादातर नहीं हुए। तो एक तरीके से ट्यूनीशिया के बारे में, अफ्रीका के बारे में, अफ्रीका सरकार के बारे में, ट्यूनीशिया की सरकार के बारे में, अफ्रीका तो महाद्वीप है, ट्यूनीशिया की सरकार के बारे में ये छोटी-सी जानकारी थी। अब आती है आगे कि मोहम्मद बाऊजी की मृत्यु कैसे हुई? तो मोहम्मद बाऊजी टाउन हॉल के पास में एक दुकान के लाइसेंस के लिए उन्होंने अप्लाई कर रखा था, जिसके लिए इन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी। तो इन्हें अनुमति नहीं मिल रही थी, चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक दिन क्या हुआ कि ये वापस से उसी जगह पहुँचे, जहाँ पर ये अपने फल बेचा करते थे, ठीक है? लेकिन आज इन्होंने देखा कि जहाँ पे मैं फल बेचता हूँ, वहाँ पे एक अन्य व्यक्ति खड़ा हुआ है। आप एक चीज़ देखो, जहाँ पे आप रोज़ अपना सामान बेचने जाते हो, वहाँ पे कोई और हो और वो वहाँ से ना हटे, तो कितना गुस्सा आता है। इसी चीज़ को देखते हुए मोहम्मद बाऊजी जी गए किसके पास? पुलिस के पास। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, सरकार तानाशाह थी, तो वहाँ की पुलिस ने भी इनका कोई साथ नहीं दिया। इनके फलों को भी छीन लिया, इनके सामान को भी छीन लिया और इन्हें मारा-पीटा भी। तो पुलिस के इस रवैये के बाद में मोहम्मद बाऊजी जी काफ़ी दुखी हुए, और जब ये दुखी हुए, ये दुःख को झेल नहीं पाए, पुलिस के रवैये को झेल नहीं पाए, अपने जीवन के दुखों से काफ़ी पीड़ादायक हो चुके थे। तो पुलिस के रवैये के बाद इन्होंने अपने ऊपर केरोसिन यानी कि पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगाकर आत्मदाह कर दिया। ये जो पूरी घटना थी पुलिस के रवैये की और इनकी मृत्यु की, इसका एक वीडियो बना लिया इनके चचेरे भाई ने, ठीक है? और उस वीडियो की फुटेज फेसबुक पे इन्होंने पोस्ट कर दी, और जब फेसबुक यानी कि मीडिया पर इन्होंने पोस्ट कर दी, तो ये विश्व भर में जल्दी ही वायरल भी हुई। और जब ये वायरल हुई, तो लोगों को इस तानाशाही सरकार के बारे में बहुत ज़्यादा पता चला, इनकी क्या सारी चीज़ें रहती हैं इसके बारे में पता चला। फिर जब इनकी मृत्यु हो गई, तो बहुत सारे जो लोग थे, वो यहाँ पे सम्मिलित होने लगे, और एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ यहाँ पे शुरू हो गया, बेसिकली राष्ट्रपति के खिलाफ। तो ट्यूनीशिया ने ये जो विरोध हो रहा था, इस विरोध को दबाने के लिए मानवाधिकारों का उल्लंघन कर दिया। मतलब कि कई लोगों पर, आम नागरिकों पर इन्होंने गोलियां भी चलाई, लोगों को कई तरीके से डराने की भी कोशिश की, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने। विरोध प्रदर्शन बढ़ते चले गए, लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन इस विरोध प्रदर्शन में बढ़ती जा रही थी। लोगों ने बहुत ही ज्यादा हड़तालें यहाँ पे शुरू कर दी थी। जनता जो थी, इसने अपने रोजगारों को बंद कर दिया, यानी कि अपने कामों को बंद करके ये विरोध प्रदर्शन में, आप एक चीज देखो, आप कोई काम करते हो, कोई ऑफिस चला रहे हो या फैक्ट्री चला रहे हो, तो विरोध करने के लिए आप उसे बंद कर दिया, आपने अपने काम को भी बंद कर दिया, व्यापार को भी बंद कर जाके शामिल हो गए। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, इन्होंने यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन फिर भी कर्फ्यू लगने के बाद भी यहाँ पे अभियान चलते रहे, और फाइनली बेन अली का इतनी भारी मात्रा में विरोध होने के बाद सेना ने बेन अली का साथ नहीं दिया। सेना ये समझ गई कि
हाँ, वाक़ई में ये सरकार तानाशाही है, इसे खत्म होना चाहिए। तब जाके यहाँ पे बेन अली का शासन खत्म हो गया पूरी तरीके से। और जब इनका शासन खत्म हुआ, 4 जनवरी 2011 को इनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो आपको पता है कि चाहे या तो इंसान ज़्यादा बुरा होगा या तो इंसान ज़्यादा अच्छा होगा, तभी ज़्यादा लोग वहाँ पे सम्मिलित होते हैं। तो जब इनकी मृत्यु हो गई, तो जितने भी विद्रोही थे, वो यहाँ पे शामिल हुए इनके अंतिम यात्रा में। एक तरीके से यहाँ की सरकार तानाशाही तो थी, लेकिन उसे किस तरीके से खत्म किया गया, इसकी एक कहानी जो है, वो आई होप आपको समझ में आ गई हो। तो ये अरब स्प्रिंग के बारे में समझ में आया। अब समझिए कि आखिर इस अरब स्प्रिंग के उद्देश्य क्या थे? आखिर ये जो अरब स्प्रिंग हुआ कि ये बहुत सारे देशों में फैल गया, जैसा कि हमने अभी देखा था कि एक सेकंड, हाँ, ये ट्यूनीशिया के बाद मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, कुवैत, बहरीन, इराक और ये सऊदी अरेबिया, लेबनान, इजिप्ट, सूडान, यमन, ऐसे बहुत सारे देशों में ट्यूनीशिया से निकल कर फैल गया। तो और भी इसमें बहुत सारे टॉपिक ऐड हो गए, ठीक है? अब इसके उद्देश्य हमें समझने लगे कि आखिर इसके उद्देश्य क्या है। तो बेसिकली ये जितने भी देश थे, इन सभी देशों में जो तानाशाही और भ्रष्टाचार की जो सरकार थी, उनसे जनता को निजात दिलाना चाहते थे, यानी कि एक तरीके से ऐसी स्थिति को खत्म करना चाहते थे। ये राजतंत्र को समाप्त करना चाहते थे और देशों में लोकतंत्र को बढ़ावा दिया जा रहा। साथ ही साथ जो मानवाधिकार हनन थे उनको रोकना था। जैसे कि अभी हमने देखा कर्फ्यू लग गया था और गोलियाँ चल रही थी, डराने की कोशिश की जा रही थी, हत्याएँ की जा रही थी इस तरीके से। साथ ही साथ जो एक गरीबी और बेरोज़गारी का एक जो मकड़ जाल फैला होता है देशों में, उसे हम खत्म करें। क्योंकि जब लोग बेरोज़गार नहीं होंगे, गरीबी नहीं होगी, तब देश का आर्थिक विकास अच्छे से होगा। तो ये हैं अरब स्प्रिंग के कुछ उद्देश्य। तानाशाही, भ्रष्टाचार को खत्म करना, जनता को उससे निजात दिलाना, राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र को स्थापित करना, मानवाधिकार हनन को रोकना, गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करना। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब इन सभी से होगा क्या? तो लोग जो हैं वो एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सकेंगे, तो ये भी एक इसका उद्देश्य। इस उद्देश्य के चलते हुए कई सारे इसके परिणाम निकले हैं, यानी कि अरब इसमें बहुत सारे देशों में फैली। तो अब इसके कई सारे हमें परिणाम देखने को मिले। सबसे पहला, ये जो अरब स्प्रिंग था, ये पूर्ण तरीके से सफल नहीं हुआ, क्योंकि इसका जो लाभ था वो केवल एक ही देश ट्यूनीशिया में हुआ था। लाभ केवल कहाँ पे हुआ था? ट्यूनीशिया में। तो और भी जो देश थे जैसे कि लीबिया, सीरिया, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत हद तक तबाह हो गए थे। ठीक है? साथ ही साथ कुछ देश तो ऐसे थे जहाँ पे सैनिक शासन और ज़्यादा मजबूत हो गया और यहाँ तक कि अरब के साथ में अन्य जो देश थे, उन्होंने कुछ ऐसे देश जिन्होंने अपनी इस स्थिति को, अरब स्प्रिंग के परिणाम को काफ़ी अच्छे तरीके से सँभाला। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अरब स्प्रिंग का हमारा ये जो टॉपिक था, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके उद्देश्यों के बारे में, इसके जो परिणाम हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो यही था बच्चों आज का हमारा वीडियो और जिसमें मैंने आपको सभी न्यू एडेड टॉपिक्स समझा दिए। तो आज की इस वीडियो के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे, वो हमने यहाँ पे कवर अप कर लिए हैं एंड आई होप कि सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में भी आ गई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपना, ताकि मुझे समझ में आ सके कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं या नहीं। और ऐसे ही वीडियोज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर नहीं कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।